चर्चा का विषय है कि अंतर्गत प्रस्तुत है परिचर्चा रुपए का मूल्यन और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और मनी मंत्र के संपादक अवनीश मिश्रा। परिचर्चा का संचालन लोकमत के ब्यूरो प्रमुख शीलेश शर्मा कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। तमाम तरह के विचार लोगों के मन में है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तव में कोई ये खतरा है? तात्कालिक परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आम आदमी की जिंदगी में इसका क्या प्रभाव होगा? और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी क्या इसका कोई प्रभाव होगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में अंतर्द्वंद कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया है कि 7% की विकास दर को हम पहुंचेंगे और उसके ऊपर ले जाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। लेकिन रुपए का अवमूल्यन एक गंभीर चिंता का विषय है। अवनीश जी, क्या कारण है कि अचानक डॉलर के मुकाबले रुपया दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? देखिए, इसके मूलतः दो कारण हैं। पहला कि डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ गई है और दूसरा कि रुपए का सप्लाई बढ़ गया है। ये दोनों कारण ऐसे कर रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो यूरोप का पूरा जो कुनबा है वो एक तरह से दिवालियापन की कगार पे खड़ा है और सारे देशों की करेंसी, यूरो करेंसी काफी तेजी से डिप्रिशिएट कर रही है। सवाल यह है कि जब करेंसी मार्केट में आप ऑपरेट करते हैं तो तमाम करेंसीज का मूल्यन डॉलर के मुकाबले होता है। अब यदि बाकी करेंसीज डिप्रिशिएट करेंगी तो लोग वहां पर प्रॉफिट बुक करके और डॉलर की खरीद करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड दुनिया भर में बढ़ गई है। ये दिलचस्प है कि जब अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और बार बार आप कह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी कभी मंदी का शिकार है, कभी मंदी से रिकवर नहीं कर रही है, फिर भी उनका डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। एप्रिशिएट इसलिए कर रहा है क्योंकि ग्लोबली इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। दूसरा, अपने देश में क्या है? अपने देश में 3 फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, जो हम तेल आयात करते हैं, उस तेल आयात का भुगतान हम डॉलर टर्म्स में करते हैं। यामिनी जी, अगर आपको स्मरण हो कि पिछले कुछ महीनों पहले डॉलर की स्थिति गंभीर हो गई थी अमेरिका के अंदर और उसका अवमूल्यन शुरू हो गया था, अचानक ये बदलाव के क्या कारण है? बदलाव के कारण संसार में अगर देखें कि किस तरह से बाकी देश कर रहे हैं, उन पे निर्भर करेंगे। इन्होंने जैसे कहा कि यूरोपीय महाद्वीप में क्राइसिस आया हुआ है, यूके के अंदर भी एक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। बाकी की मार्केट जैसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंडिया या चाइना, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं। यूके ने अपना डबल डिप रिसेशन आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जो रोजगार की स्थिति है वो अच्छी नहीं होने वाली। ग्रीस की सिचुएशन यूरोपीय महाद्वीप में अच्छी नहीं है। चाइना ने अपना ग्रोथ रेट्स बहुत अच्छे नहीं किए हैं। इंडिया ने भी अपने ग्रोथ रेट 7% के आसपास किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, उन्होंने अपना पैसा यूएस में लगाना शुरू कर दिया है। 1 रुपये अगर डॉलर और रुपए के बीच में अगर गिरावट का फर्क आता है तो 8,000 करोड़ रुपए सालाना का अंडर रिकवरी, जिसे तेल कंपनी अपनी भाषा में बोलती हैं, हम उसे घाटा कहते हैं, वो घाटा उसको उठाना पड़ता है। यही स्थिति रही तो पेट्रोल कहाँ पहुंचेगा? देखिए, 2 फैक्टर साथ साथ काम कर रहे हैं। चूंकि दुनिया भर में मंदी का माहौल है, इसलिए क्रूड प्राइसेस स्लिप कर रहे हैं। आप देखें, $120 से घटकर हम $108 के आसपास आ गए हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो करेंसी का है। डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है तो रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। ये दोनों का एक संतुलन साधने के बाद भी हम देखते हैं कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि यदि सच में यूरोप का जो डबल डिप्रिसिएशन है वो एक हकीकत में बदलता है, तब ब्रेंट क्रूड जहां से इंपोर्ट करते हैं वो और नीचे जाएगा। फिलहाल बात यह है कि जितना हमने खरीदा हुआ है वो हमारी इंपोर्ट लायबिलिटी है और इंपोर्ट लायबिलिटी को भुगतान करने के लिए हमें डॉलर में भुगतान करना है। अब तेल कंपनियों की इस डिमांड की वजह से डॉलर मार्केट में उछाल आ जाता है, क्योंकि उनको वहां से डॉलर चाहिए। जिन कंपनियों ने भारत में ब्याज दर में बढ़ोतरी की वजह से एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के जरिए पैसा देश में लाया था, वो डॉलर टर्म्स में लाया था, अब उनको जो ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है वो भी मुश्किल पड़ रहा है। तो डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ी है, वो बढ़ी है इस वजह से कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी कमजोर थी, ब्याज दरें ज्यादा थी, हमने बाहर से उधार लिया, तेल अधिक कीमत पे खरीदा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर यूरो का फैक्टर, जिसकी वजह से यूरो डिप्रेसिएट कर रहा है, डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है। हम कहीं न कहीं इस रुपए की गिरावट से जूझ रहे हैं। यामिनी जी, अगर हम पाउंड और डॉलर पिछले 3 महीने की तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो एक उछाल डॉलर में आया है, पाउंड में वो उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है। आईएमएफ के बनने के बाद उस डॉलर को फ्लोट किया गया पूरे संसार भर में,
तो सभी जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो निवेश है वो कुछ जगहों पे सबसे ज्यादा रहता है। एक तो गोल्ड है, दूसरा है डॉलर, तीसरा है कुछ स्ट्रांग करेंसीज जैसे पाउंड। पहले जर्मनी की जो करेंसी थी डचमार्क, या फ्रांस की करेंसी थी वो, रशियन करेंसी थी, तो ये कुछ करेंसी स्ट्रांग मानी जाती थी। अब जब यूएसएसआर टूटा तब यूएस का स्ट्रांग रहा कि जो है वो संसार में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट करेंसी है। पिछले एक साल में यूएस की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका भी आयात निर्यात बहुत अच्छा नहीं रहा है। इन कारणों से डॉलर ने अपना स्ट्रांग पोजीशन थी वो लूज कर दी थी। अगर आप देखें पिछले 10 सालों में, जब से यूरो लॉन्च हुआ है 2000 से, यूरो भी एक बड़ा ही स्ट्रांग करेंसी की तरह इमर्ज हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा थ्रेट लगती है। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ कि यूरो और डॉलर एक सीमा पे सामान्य रूप में आ गए कि डॉलर और यूरो में अगर दोनों में इन्वेस्ट करें तो कोई अंतर नहीं था। चाइनीज करेंसी के बारे में भी ये कहा जा रहा था। 6 महीने के आसपास जब डॉलर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि ये डॉलर अच्छी करेंसी है या नहीं, तब लोगों ने कहा क्या हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए एक यूरो जैसी करेंसी पे इंटरनेशनल रिजर्व के लिए, या हमें चाइनीज करेंसी को अपनी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बना लेना चाहिए। तो इसी कारण से जो डॉलर है वो एक स्ट्रांग करेंसी माना जाता है पूरे संसार भर में। शेयर मार्केट की बात करें, ये डॉलर में जो उछाल आ रहा है और जो अवमूल्यन हो रहा है रुपए का, क्या प्रभाव देखते हैं मिश्रा जी? स्टॉक मार्केट पर रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला कि हमारा स्टॉक मार्केट बहुत हद तक एफआईआई के हॉट मनी से संचालित है। जब रुपए का अवमूल्यन होता है तो उनकी आमदनी घट जाती है, क्योंकि वो रुपए को डॉलर में बदलकर तब देश से बाहर ले जाते हैं। ऐसी दशा में उनके लिए भारतीय शेयर बाजार अनाकर्षक हो जाता है और यहां से पूंजी निकालकर कहीं और लगाना शुरू करते हैं। सच पूछिए तो यहां अभी जो हो रहा है उसमें स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर वो डॉलर खरीद रहे हैं। इससे भी डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। नंबर 2, हमारे देश में कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक्सपोर्ट के जरिए कमाती हैं। तो एक्सपोर्ट के जरिए कमाने वाली कंपनियों की आय डॉलर के मजबूत होने से उनको फायदा बढ़ जाता है। उनको फायदा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रुपए में उनकी आय बढ़ जाती है, तो उनके शेयर्स बाजार को संभाले खड़े हैं। तीसरी वो कंपनियां हैं जिन्होंने विदेश से उधार लिया हुआ है और उनकी इंटरेस्ट सर्विसिंग काफी ज्यादा है, उनको डॉलर में पे करना पड़ रहा है, तो उन कंपनियों के शेयर लुढ़क रहे हैं। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर शेयर बाजार को बेसिकली लुढ़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एफआईआई के पैसे का दबदबा काफी ज्यादा है। यामिनी जी, बार बार जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो लोग सरकार की ओर देखते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि रिजर्व बैंक सारी परिस्थितियों के अंदर हस्तक्षेप करेगी और एक ऐसा रास्ता खोजेगी जिससे कहीं जाके कोई स्थिरता मिले। क्या आपको लगता है कि वो समय आ गया है जब रिजर्व बैंक को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करने की जरूरत तो नहीं है, पर उसे फ्री फ्लोट जरूर छोड़ने की जरूरत है। हम हमेशा मानते हैं कि हमारा जो रुपये है वो फ्री फ्लोट है। मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिसाइड करता है कि कैसे रुपये जाएगा। ज्यादातर क्या देखा जाता है कि जब भी रुपये बढ़ने लगता है डॉलर के मुकाबले, तब आरबीआई हमेशा हस्तक्षेप करता है, पर जैसे ही गिरने लगता है तब आरबीआई का हस्तक्षेप नहीं देखा जाता। अब ये जो गिरावट है 45 रुपीज से लेकर के अब 55-56 रुपीज तक, ये बहुत ज्यादा गिरावट है। इस समय पे बेहतर ये होगा कि आरबीआई निवेशकों से कहे कि वो अपने पास पैसे ना रखें। जितने लोगों के पास पैसे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, बैंक्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, कोई भी दर के लोग हैं, वो इस आंकड़े में कि कल को पैसा और उन्हें देगा, अपने पास होल्ड ना करें पैसा, तो वो एक फ्री फ्लोटिंग मैकेनिज्म अलाउ करे। मिश्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय बात हमने की डॉलर को लेकर के, हमारा जो आम आदमी है जिस पर सारी राजनीति, सारी अर्थव्यवस्था और सारी योजनाएं जिस पर केंद्रित की जा रही हैं, उस आम आदमी पर डॉलर के मुकाबले रुपए के अवमूल्यन का सीधा प्रभाव क्या देखते हैं? यदि रुपए का अवमूल्यन होता है तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की मजबूती कम हुई, ये इंडिकेट करता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला परिणाम, यदि भारत सरकार तेल की कीमतें बढ़ाती है क्योंकि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। दूसरा, यदि किसी जरिए से आरबीआई इंटरवेन करती है। आरबीआई इंटरवेन कैसे करेगी? डॉलर बेचेगी या रुपये को खींचेगी, दो ही काम कर सकती है। यदि डॉलर बेचती है तो डॉलर रिजर्व हमारा कम होता है और उससे हमारा जो भुगतान संतुलन की स्थिति पहले से खराब है वो और खराब होती है। और जो आम आदमियों को तुरंत कष्ट पहुंचाएगा वो है एडिबल ऑयल, जो खाने का तेल है। वो भी चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में, तो आपका रसोई का जो सामान है वो महंगा होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अधिकांश हम भारत से बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसको यहाँ असेंबल करते हैं, वो चीजें महंगी हो जाएंगी। सच पूछिए तो जो परिस्थितियां
इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से पैदा होती हैं, ठीक वही परिस्थितियां रुपए के अवमूल्यन से भी पैदा होती हैं और उतना ही कष्ट होता है। क्योंकि यदि रुपए को मार्केट से निकाला गया तो सीधा सीधा मतलब है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और लोगों को तमाम वो कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी जो कि झेलनी पड़ी हैं ब्याज दर की ऊंची होने की वजह से। यामिनी जी, भारतीय उद्योग में खासतौर से जो मझोले किस्म के उद्योग है, छोटे उद्योग हैं या मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, वो इस रुपए और डॉलर के बीच के संतुलन में जो बदलाव आया है उससे बहुत अधिक परेशान है। क्या आपको लगता है कि इस उद्योग को सरकार किस तरीके से आश्वस्त कर सकती है कि ये बहुत लंबा फेज नहीं है और किस तरीके से उनको इससे रिकवर किया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है? छोटे उद्योग हैं, उनके लिए अभी इतनी चिंता की बात नहीं है। उनके लिए तभी चिंता की बात है जब उनके भुगतान दर ज्यादा हो या उनके आयात के या निर्यात के दर बहुत ज्यादा हो। जहां तक उनकी अपनी पॉलिसीज की कंसर्न है, उसमें वो ऑलरेडी एक पोजीशन ले लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेज पोजीशन, क्योंकि जो छोटे उद्योग हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना पैसा लगा देते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। बाकी चीजें जो शहर भर में महंगी होंगी वो सभी के लिए महंगी होंगी, तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो ज्यादा चेंज नहीं होगी। नहीं, लेकिन सबके लिए जब महंगी होंगी तो जिसके पास पर्याप्त संसाधन है उस व्यक्ति पर इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा। जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा या उससे जो नीचे स्तर का व्यक्ति है वो ज्यादा प्रभावित होगा। अगर मान लें कि क्रूड के पैसे बढ़ते हैं तो डॉलर के मुकाबले जब जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी तो तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ेंगे। महंगाई का दर जब बढ़ेगा तो पहली मार उन पे पड़ेगी जिनके कम साधन हैं। अगर हम देखें कि रुपए का जो ये किस पे सबसे ज्यादा असर करता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कच्चा तेल। अगर उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, अगर गवर्नमेंट पास ऑन करती है वो तो जरूर बढ़ेगा, अगर नहीं करती है और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। महंगाई का दर पहले ही बहुत ज्यादा है, 24% है खाद्य तेल का, 10% है वैसे महंगाई। आरबीआई ने बड़े सारे पॉलिसी स्कीम्स और चीजें ऑफर की हैं छोटे उद्योगों को ठीक रखने के लिए या उनका निवारण करने के लिए। जैसे कुछ जगहों पे उन्होंने लोन्स को वेवर भी किया गया है, तो वहां पे कुछ फायदा हो सकता है। पर महंगाई दर सभी के लिए उतना ही असर करेगा और जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर भी ज्यादा असर करेगा, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है अब इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कम नहीं है, तो असर दोनों ही तरफ करेगा। मिश्रा जी, बड़े पैमाने पर भारत के अंदर विदेशी मुद्रा का जिस तरीके से निवेश होता था, उस निवेश पर भी इन परिस्थितियों का बड़ा व्यापक असर हो रहा है और वो दिखने लगा है। इससे पहले तक ये इतना दिखता नहीं था। महज केवल ये एक कारण है कि रुपए का मूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले, या कोई दूसरा कारण भी देखते हैं इसमें? सच पूछिए तो दुनिया की परिस्थितियां, जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है वो इतनी डामाडोल हो गई है। आप रात में कुछ देखते हैं ग्रीस के बारे में, सवेरे उठते ही माहौल बदल जाता है। ऐसी दशा में लोग सोच रहे हैं कि पैसा अपना रखे कहाँ। पैसा रखने के कई हमारे संसाधन थे। पहला था हम तेल में लगाते थे, हम लगाते थे स्टॉक मार्केट में, हम लगाते थे गोल्ड में जो कि इन्फ्लेशन से बचाता था। अब लग रहा है कि जितने सारे मेटल्स हैं, कमोडिटीज हैं, वो सब पिघल रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड कम हो रही है। तो दुनिया में बचेगा क्या? एक करेंसी तो बचेगी और वो बचेगा डॉलर। तो लोग पैसा अन्य जगहों से निकालकर इन्वेस्टमेंट के अदर एवेन्यूज को छोड़कर डॉलर की ओर बढ़ रहे हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं केवल भारत में हो रहा है। हाँ, एक चीज है कि लोगों को लग रहा है, अभी आप यदि करेंसी मार्केट को देखें, फॉरेक्स मार्केट का आज हमने देखा तो जो मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके मुकाबले जून महीने का डॉलर ज्यादा महंगा है। तो इसका मतलब है लोगों को अभी भी इस बात की आशंका है कि रुपए की कीमत जो 56 रुपए है उससे कहीं और बढ़ जाएगी। सीधा सीधा सवाल यह है, जिन लोगों ने डॉलर में लोन लिया हुआ है वो अभी से डॉलर खरीद कर रखेंगे ताकि उनको सस्ती दर पर रीपेमेंट की सुविधा मिल सके। इस तरह आशंकाओं की वजह से डॉलर की होल्डिंग बढ़ गई है और आरबीआई जिन कदमों पे विचार कर रही है उसमें यह है कि आश्वासन दे कि यदि डॉलर की कमी पड़ेगी तो आरबीआई आपके साथ है, हम डॉलर को होल्ड नहीं करने देंगे, बल्कि इतने सीमित मात्रा में अपने पास डॉलर रखकर बाकी को आप मार्केट में बेच दें। ये एक कदम आरबीआई सोच रही है। लेकिन मिश्रा जी, ये नियम तो पहले से है कि एक सीमित मात्रा के अंदर आप किसी विदेशी मुद्रा का भंडारण अपने पास कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर विदेशी मुद्रा का भंडारण करते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ, लेकिन जो कंपनियां, जैसे आप एक ले लें उदाहरण इन्फोसिस का, इनका डॉलर सरप्लस बेसिकली जो विदेश में स्थित इनकी कंपनियां हैं
उनके अकाउंट में काफी होता है। तो सरकार ये कह रही है कि आपके पास जो सरप्लस अमाउंट है, एक खास रिजर्व से ज्यादा, उसको आप मार्केट में सप्लाई कीजिए ताकि डॉलर जो उछल रहा है और रुपए पे जो दबाव बढ़ रहा है वो दबाव थोड़ा कम हो। तो ये जो लिमिट्स हैं, आरबीआई क्या करती है, समय समय पे इस लिमिट्स को माहौल देखते हुए तय करती है, कम करती है और ज्यादा करती है। अभी सोच रही है कि इस सरप्लस लिमिट को कम कर दे ताकि मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़े और रुपए पे जो दबाव बना है वो दबाव कम हो। जो विदेशों में पढ़ने वाले छात्र हैं या विदेशों में जो घूमने वाले सैलानी हैं, उनके ऊपर जो डॉलर और रुपए के बीच का अंतर आया है, उनके सामने किस किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं? जो आम आदमी है, जो बाहर एजुकेशन लेने जा रहा है, चाहे घूमने जा रहा है या बिजनेस के लिए अपना प्रमोशन करने जा रहा है, उन सबको अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसी डॉलर को खरीदने के लिए, तो उन पे सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। पर हमें ये देखना होगा कि जब ये रुपए गिरता है तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो किसी तरीके से थोड़ी बहुत सपोर्ट भी होती है, क्योंकि जो भी हम आयात कर रहे हैं वो महंगा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे घरेलू चीजें हैं हम उन पे ज्यादा अब खरीद कर सकते हैं। अगर हम बाहर घूमने की सोच रहे थे, अब हम घर में ही घूमने का सोचेंगे, तो इससे कुछ फायदा होता है। ये हर एक चीज बहुत बुरी तरह से नहीं है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इस तरीके से अगर आप एजुकेशन के लिए देखना चाहते हैं तो इंडिया में भी अब बहुत सारी एजुकेशन की सुविधाएं हैं जिसके अंदर लोग जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहला मसला रहेगा कि हम घरेलू मार्केट्स को देखें। मिश्रा जी, बहुत छोटा सा देश है, अपने बहुत नजदीक है सिंगापुर, वहां की अर्थव्यवस्था को देखें, उसकी करेंसी को देखें। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, उनके मुद्रा का जो संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है, लेकिन उस देश की मुद्रा संतुलन में कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है और वो स्थिर बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे कारण है कि जो एक छोटा सा देश जो केबल ट्रेडिंग पर जिसका पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, उसकी आर्थिक व्यवस्था है वो हमसे या दूसरे देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है कि सिंगापुर की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं है, मतलब उनका पोर्टफोलियो इकोनॉमी का इतना बड़ा नहीं है कि एक तरफ से उनके डॉलर में कमी हो, दूसरी तरफ से बढ़ोतरी हो। हमारे यहाँ देखिए आप, इतने सेक्टर्स हैं, एक खरीद रहा है तो आपका जो आईटी कंपनियां हैं डॉलर के अप्रिसिएशन से फायदे में हो रही हैं और जो इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो घाटे में जा रहे हैं। तो इस तरह का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है। दूसरा, इकोनॉमी का स्ट्रेंथ, बेसिकली करेंसी की ताकत इकोनॉमी के स्ट्रेंथ से तय होती है और सिंगापुर की इकोनॉमी का स्ट्रेंथ भारत की इकोनॉमी की तरह डामाडोल होता है। 9% से हम 7% पे, कभी 6.3% आ जाएंगे, ऐसा बार बार कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। तीसरा, वहां आप देखें जो फिस्कल मेजर्स हैं, बेसिकली जो सरकारी नियम कानून हैं, उनमें स्थिरता है। हमारी तरफ नहीं है कि हमारे यहाँ कभी कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस है, कभी आप कहते हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट इतना बढ़ गया, हम जिस फिस्कल डिफिसिट को कम करने की बात करते हैं उसको मीट नहीं कर पाते हैं, तो हम बेसिकली आर्थिक अनुशासन कायम नहीं रख पाते हैं। इस तरह की चीजें सिंगापुर की इकोनॉमी में नहीं है। हम कहाँ चूक रहे हैं आर्थिक अनुशासन को लेकर के? हम आर्थिक अनुशासन में चूक नहीं रहे, हमारे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो फिट नहीं हो रहे। अगर आप आर्थिक अनुशासन की बात करें तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने जो कोशिशें की हैं उसमें वो 5.6% फिस्कल डेफिसिट में रहा है। पिछले साल भी अगर उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है तो उन्होंने कोशिश किया उसे 6% के आसपास लाने का। दिक्कतें ये हो रही है कि इस देश में अपनी दिक्कतें हैं और एक बाहर के देशों में भी और दिक्कतें हो रही हैं। देश की दिक्कतें और बाहर के देशों की दिक्कतें वो एक साथ बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो प्लानिंग थी या सारी जो हमारी कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी रिड्यूस डाउन हो गई है। मंदी का दौर यूएस में ये सोचा गया था कि वो रिकवर कर गया है, पर वो रिकवर नहीं किया। हमने सोचा था हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे और चीजें बढ़ जाएंगी, वो सब नहीं बढ़ी हैं। इसकी वजह से अगर हम देखें तो वो फिस्कल डेफिसिट्स के ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कुछ किए हैं चीजें जिनकी वजह से वो कह सकती है कि फिस्कल डेफिसिट्स को कंट्रोल किया जाए, जैसे अपने खर्चे के ऊपर ध्यान देना, सब्सिडीज को रिड्यूस करना, वो सब चीजें लाई जा रही हैं। मिश्रा जी, वित्त मंत्री ने अभी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात की है और इस तरह के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। और क्या क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से वो सख्ती लागू करे कि हम रुपए के अवमूल्यन का कोई व्यापक असर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के आम आदमी पर पड़ेगा तो अवश्य, लेकिन उसको कितना कम से कम किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर सके? सबसे पहला उपाय जो कि भारत सरकार के हाथ में भी है और उसको करने में बहुत ज्यादा समस्या भी नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ानी होगी।
डीजल के प्राइस को डिकंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप इतना ही कर देते हैं तो पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि भारतीय सरकार अब एक्टिव हो गई है अपने फिस्कल मेजर्स को लेकर, आर्थिक अनुशासन को बनाए रखने को लेकर। दूसरा, जिस ऑस्टेरिटी मेजर्स की आप बात कर रहे हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लगता है। जहां पर इतना बड़ा सब्सिडी बर्डन है, जहां पे आप फूड सब्सिडी बिल को लाने की बात कर रहे हैं, जो कि 1-1.5 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करने की बात कर रहे हैं, वहां इस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स की विदेश नहीं जाएंगी, करने से क्या होगा? यामिनी जी, मिश्रा जी ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ जानी चाहिए, डीजल को डिकंट्रोल कर देना चाहिए, उसकी प्राइसिंग का अधिकार भी ऑयल कंपनीज को दे दिया जाना चाहिए। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो हर पहलू पर महंगाई का स्तर जो है और ऊपर पहुंच जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि डीजल को डिकंट्रोल किया जाए अभी, क्योंकि डीजल एक ऐसा उत्पाद है अभी जिसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है या हम कोई भी चीज है उसमें वो इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन और चीजों के लिए। तो डीजल को डिकंट्रोल करने का मतलब है अभी और घी डालना आग के अंदर। महंगाई की दर सिर्फ बढ़ेगी, उससे कोई फायदा होएगा नहीं। अगर आप देखें, तेल कंपनियों को हम पहले ही बहुत सारा सब्सिडी दे रहे हैं। 60% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, करीब 23,000 करोड़ की। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना ही है तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट देख सकती है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि सप्लाई बॉटलनेक्स है खाद्य पदार्थों में, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं पर वो पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई की दर बढ़ जाती है। गवर्नमेंट बहुत टाइम से एक व्हाइट पेपर की बात कर रही है जो वो लेकर के आई है टेबल के ऊपर, वो भी मदद कर सकती है। पहले एक ऑयल पूल डेफिसिट की बात की जाती थी जिसको क्रिएट किया जा सकता है ताकि वो महंगाई की दर आगे ना जाए आम आदमी पे। गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होता है अपने आम आदमी को सुरक्षित देखना, इस चीज को नहीं देखना कि वो इंटरनेशनली क्या सिग्नल दे रही है। तो मेरे हिसाब से डीरेगुलेट करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आने वाले समय के अंदर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अवमूल्यन के बाद रुपया 60 रुपए तक $1 के मुकाबले पहुंच सकता है। अगर मान लिया जाए कि परिस्थितियां जारी रहती हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ सकता है? डॉलर यदि 60 रुपए के आसपास अप्रिशिएट करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का जो इंटरेस्ट था या उनका जो ऑप्टिमिज्म था वो बहुत कम हो गया। भारत में रुपए के अवमूल्यन की मूल वजह ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी कमजोर हो रही है। मूल वजह ये है कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश हो रहा था विदेश से वो कम हो गया है। इसलिए कम हुआ कि निवेश के जो विंडोज थे वो हमने लगभग बंद कर दिए या खोले नहीं। अब देखिए, एफडीआई ने रिटेल लटका रह गया, बैंकिंग सेक्टर खोले जाने की बात है वो अभी लटका रह गया। इसके अलावा तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो खोलने की बात होती है। एविएशन सेक्टर में एफडीआई की बात थी वो लटका रह गया, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की बात थी वो लटका रह गया। इन तमाम चीजों के लटके रहने से हमारे यहाँ डॉलर सप्लाई कम हो गया। दूसरा, हमने एक सिग्नल दिया जीएआर को लाकर, भले उसको 1 साल के लिए डिफर कर दिया है। इस सब को लेकर अपने देश से डॉलर की निकासी शुरू हो गई और रुपए पे दबाव बढ़ गया। हाँ, जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्यन फिर से शुरू होगा, रुपया फिर से मजबूत होना शुरू होगा, तो आप देखेंगे उसी रफ्तार से भारत के सारे सेक्टर्स रिकवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। यामिनी जी, जो डॉलर में अचानक जो बढ़ोतरी हुई है और अवमूल्यन रुपए का जिस तरीके से हुआ है, कहीं आप किसी भी रूप में इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी देख रही हैं आप? गुटबाजी तो नहीं कह सकते, पर ये जरूर कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना हुआ है, क्योंकि कंपनियों को अपने लाभ दिखाने हैं, उन्हें उन जगहों से पैसा निकालना पड़ेगा जहां पे भी उन्हें थोड़ा बहुत भी शंका है। अगर आपने देखा हो 95, 96, 97 में साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ था। कोई भी कंपनी अपनी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी जहां पे कोई क्राइसिस की पोजीशन हो। अगर मेरी अपनी ही देश में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो मैं अपनी उन सारे पोर्टफोलियोज को या इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करूंगी, मतलब कि वहां से निवेश हटाऊंगी जहां से भी हो सकता है कि मेरा पैसा घट जाए। तो बस एक ये जरूर हो रहा है कि लोग वहां से, जैसे इंडिया है, चाइना है या कुछ और कंट्रीज हैं, वहां से अपना पैसा हटा रहे हैं। दूसरी बात, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड की गई है मोदी से। उसकी वजह से भी निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो गया है। हमारे अपने भी डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर असर किया है। जैसे हमने पहले से ही बात की है महंगाई की, हमने बात की है कि हमने कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बताई है कि हम एफडीआई पे करेंगे, हम एक इंटेंसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एक और चीज जो अभी तक बात में नहीं आई है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, आईआईपी का इंडेक्स। आईआईपी का इंडेक्स पिछले साल तक 10% का था। हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ आसपास 8% की थी। काफी लोगों का हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था। हमारे घरेलू मार्केट है वो बहुत बड़ी है, इस बात को
दोहराना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक जगह सामान्यता दिखाई सिंगापुर की और इंडिया की। सिंगापुर की जो मार्केट है वो बहुत छोटी है, शायद दिल्ली की मार्केट से भी छोटी है, तो ना तो हम उनके सामान्य हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चर भी करती है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और एक बहुत ही स्ट्रांग ह्यूमन रिसोर्स बेस है, जो सिंगापुर की इकोनॉमी कहीं पे भी नहीं है। उसका जो फिस्कल पोजीशन है वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है देन हमारे। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया, उसमें बड़ी दृढ़ता के साथ एक बात कही यामिनी जी कि अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए और फैसले लेने के अंदर उन्हें कहीं इस बात का भय नहीं रहना चाहिए कि मैं फैसले लेने में कहीं मेरे सामने कोई अड़चन ना आए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का कोई असर व्यवहारिक रूप में देखा जा सकेगा? फैसले लिए जा रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए सरकारी लोगों को, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने ये सहमति बना रखी है कि हम इस देश में नहीं आएंगे या इस देश के जो चीजें हैं वो हमारे लिए सहूलत नहीं देती, तो मैं लेके जाना चाहूंगी इसी सरकार के उन डिसीजंस पे जहां पे उन्होंने कहा था कि जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है और वो संसार में फैला हुआ है। क्यों नहीं आज हम उनको अप्रोच करते हैं और उन्हें कहते हैं आप निवेश करिए, आप अपना पैसा लाइए, आज आपको 55 रुपीज मिलेगा अपने $1 का, लेकर के आइए पैसा, उसी से भी एप्रिसिएशन हो सकता है। डायस्पोरा बहुत बड़ा है, उसे अप्रोच किया जा सकता है, एक फायदा हम वहां पे भी ढूंढ सकते हैं। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो बाकी के दरवाजे भी खुलते हैं। मिश्रा जी, कौन कौन से रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं आपको वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए, जिन कदमों पे सरकार विचार कर रही है या कर सकती है, उसमें सबसे पहला तो है कि हम एसबीआई ने जैसे 1998 में 2000 में इंडिया मिलेनियम बॉन्ड करके फ्लोट किया था, दुनिया भर में उन्होंने एनआरआई से पैसे बटोरे थे डॉलर टर्म्स में और उससे हमारा डॉलर रिजर्व काफी मजबूती मिली थी। इस तरह का बॉन्ड फ्लोट करने पर विचार कर रही है कि एसबीआई को अनुमति दी जाए और इस तरह के बॉन्ड के जरिए डॉलर जुटाए जाए। इसके अलावा जो आरबीआई कदम उठा सकती है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज डॉलर बाजार से खरीदती हैं, वो बाजार से न खरीदें और सीधा आरबीआई से खरीदें ताकि ओपन मार्केट में डॉलर पे दबाव न पड़े। आपने इकोनॉमी के जिन सेक्टर्स को बंद करके रखा हुआ है, जहां पहले से प्रपोजल है, एविएशन में किसी का विरोध नहीं है, एविएशन को आप खोलें, कहीं दिक्कत नहीं है। आपने एक सेक्टर खोल के रखा हुआ है कि सिंगल ब्रांड रिटेल में आप 100% एफडीआई ला सकते हैं, इन चीजों को आप प्रमोट कीजिए ताकि डॉलर का इनफ्लो बढ़े। ये तमाम ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिससे डॉलर पे दबाव बढ़ेगा और रुपए का अवमूल्यन कम से कम ठहरेगा जरूर। यामिनी जी, क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा कि डॉलर को लेकर के जो एफडीआई का जो मामला फंसा पड़ा है उसको तत्काल से तत्काल उसको फैसला लेकर के वो एक नया रास्ता खोले? जी, मुझे नहीं लगता दबाव बनना चाहिए। जरूर मुश्किलें हैं, पर उन मुश्किलों के अंदर हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो आगे चल करके हमें मुसीबतें करे। हर एक चीज के अच्छे और बुरे पहलू देख करके ही उस नतीजे में पहुंचना चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाला जो समय है वो सरकार की कोशिशों और आम आदमी की भागीदारी, उद्योगों की भागीदारी, सबके सहयोग से हम कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर खोजेंगे जब भारत में रुपए की जो मजबूती है उसको फिर से कायम कर सकें। आप दोनों का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने रुपए का मूल्यन और भारतीय अर्थव्यवस्था विषय पर परिचर्चा सुनी। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल और मनी मंत्र के संपादक अवनीश मिश्रा। परिचर्चा का संचालन लोकमत के ब्यूरो प्रमुख शिलेश शर्मा कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है talks@sd@air.org.in। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।